लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्वेश्चन कौन किस टाइप के, कौन से? अच्छा हाँ, तो यानी कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं, जैसे दो ब्लॉक को कांटेक्ट में रख के फोर्स लगा दो तो नॉर्मल निकाल सकते हैं। दो ब्लॉक को स्ट्रिंग से अटैच कर दो, फिर एक तरफ फोर्स लगाओ या दोनों तरफ फोर्स लगाओ, इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं हम सारे। फ्रिक्शन पूछे, टेंशन पूछे, नॉर्मल पूछे, ऐसे सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सही है ना। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मंकी एंड स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स। वैसे तो रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, जूम की नहीं, अब कैमरे की रिकॉर्डिंग मिलेगी तुम्हें, है ना। तो मंकी एंड बेटा लाइटिंग का इफेक्ट है शायद, कुछ लाइटिंग का इफेक्ट है। अभी देखो आज थोड़ा सा मैनेज करो, उसको सेट करवाते हैं फिर क्लास के बाद, ठीक है ना। तो मंकी एंड स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स, ये टॉपिक अगर देखोगे ना तो कुछ बुक्स में एनएलएम में दिया होता है, अगर हो सकता है अपने मॉड्यूल में भी शायद एनएलएम में दिया हो, है ना। हाँ, तो लेकिन ये टॉपिक है रिलेटेड फ्रिक्शन से, मतलब थोड़ा सा फ्रिक्शन का रोल है, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा ना स्टार्टिंग में तुम्हें बताऊंगा कि फ्रिक्शन होता है इसमें, ताकि जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में कहीं फ्रिक्शन दिखेगा ही नहीं, इसलिए टॉपिक एनएलएम में दिया होता है बुक्स में या मॉड्यूल में देखो तो। एक नॉर्मल सी चीज सोचें हम कि जैसे मान लो एक रस्सी है और रस्सी को पकड़ के हम लोग लटक जाते हैं कई बार, रस्सी को हाथ से पकड़ के ऐसे लटक जाते हैं कई बार रस्सी से। क्यों लटक पाते हैं रस्सी से हम? फ्रिक्शन की वजह से। अगर रस्सी पे ऑयल लगा दें अगर, तो क्या हम लटक पाएंगे? स्लिप कर जाएंगे, है ना। अगर रस्सी स्लिपरी होगी या रस्सी पे ऑयल लगा दें तो लटक थोड़ी पाएंगे रस्सी के, फिर तो स्लिप कर जाएंगे। ऐसे ही सेम मंकी के साथ भी है, ज्यादा फर्क थोड़ी है, मंकी के साथ भी सेम चीज है। मंकी भी लटक पाता है रस्सी से, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। तो टॉपिक जो है वो तो फ्रिक्शन से रिलेटेड है, मतलब बिना फ्रिक्शन के ये कहानी नहीं बनेगी। बिना फ्रिक्शन के मंकी और स्ट्रिंग प्रॉब्लम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मंकी स्ट्रिंग को होल्ड नहीं कर पाएगा, सही है। तो मंकी इज एबल टू ग्रिप और होल्ड द स्ट्रिंग ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ही मंकी रस्सी को होल्ड कर पाता है। अब जैसे देखो, ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट से मैंने स्ट्रिंग को लटकाया हुआ है, यहाँ पे एक मंकी है, मंकी का मास मैंने m मान लिया। अब अगर हम मंकी का FBD बनाते हैं, अगर हम मंकी का FBD बनाते हैं तो क्या क्या कौन कौन से फोर्स आएंगे बताओ FBD में? टेंशन एंड mg। फ्रिक्शन कहाँ गया? अभी तो देखा कि सर फ्रिक्शन की वजह से ही मंकी रस्सी को होल्ड कर पाता है, तो फ्रिक्शन क्यों नहीं आ रहा है FBD में? फिर भाई फ्रिक्शन तो आना चाहिए ना, फ्रिक्शन की वजह से ही मंकी रस्सी को होल्ड कर पा रहा है, और जब उसका FBD बना रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? सर कोई मोशन ही नहीं, मोशन हो ना उससे क्या मतलब है? अगर सोच के देखो, फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या मंकी ऐसे रेस्ट पे रह पाता है उसको होल्ड करके? नहीं, मतलब फ्रिक्शन का रोल तो है, फ्रिक्शन तो लग रहा है, फ्रिक्शन आ क्यों नहीं रहा है FBD में? नहीं, सूडो कहाँ आएगा? रेस्ट पे तो सूडो क्यों आएगा? चलो ऐसे बहुत कम होगा फ्रिक्शन। नहीं, ऐसे सोचते हैं कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता रस्सी में तो मंकी नीचे स्लिप करता, टेंशन आती रस्सी में, टेंशन आती। अगर मंकी स्लिप करता नीचे, फ्रिक्शन नहीं है मान लो, मंकी स्लिप करता नीचे, तो टेंशन आती रस्सी में? बिल्कुल नहीं आती। रस्सी को पता ही नहीं है मंकी में लटका हुआ है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो रस्सी को पता भी नहीं रहता कि मंकी लटका हुआ है, मंकी तो स्लिप करता रहता नीचे जी से। मंकी जी, उसको लगता फ्री फॉल हो रहा है, ऐसा मंकी बिल्कुल जी से नीचे स्लिप करता रहता। यानी कि जो टेंशन आई है ना, टेंशन वो किस वजह से आई है? फ्रिक्शन की वजह से। बेसिकली स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हुई है वो फ्रिक्शन की वजह से ही डेवलप हुई है, वो फ्रिक्शन के ही बराबर है। जितना फ्रिक्शन लग रहा होगा उतनी ही टेंशन डेवलप हो रही होगी। तो हम FBD बनाते टाइम मंकी पर फ्रिक्शन ना दिखाने की बजाय डायरेक्टली क्या दिखा देते हैं? टेंशन। बट रियलिटी में ये टेंशन नहीं लग रही है,
फ्रिक्शन लग रहा है, बट यहाँ पे फ्रिक्शन और टेंशन दोनों की वैल्यू बराबर है। तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्टकट लेने के लिए हम लोग फ्रिक्शन की जगह टेंशन दिखा देते हैं। क्लियर है? बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम लोग ऐसे ही बनाएंगे एफवीडी। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम लोग एफवीडी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। देखो मंकी का mg नीचे, फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, लेकिन फ्रिक्शन को मैंने क्या दिखाया? टेंशन। हमेशा एफबीडी ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखें, ये सपोर्ट से हमने एक रस्सी लटकाई हुई है, आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल का मतलब मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। एक मंकी यहाँ पे लटका हुआ है 5 kg का, दूसरा मंकी यहाँ पे लटका हुआ है 10 kg का। 3 पॉइंट मैंने स्ट्रिंग में मार्क कर दिए, ए बी सी 3 पॉइंट मार्क कर दिए हमने। क्वेश्चन है फाइंड टेंशन एट पॉइंट्स ए बी एंड सी इफ मंकीज आर एट रेस्ट। दोनों मंकी रेस्ट पे हैं, तो ए बी सी तीनों पॉइंट पे टेंशन बतानी है। हाँ ठीक है। मॉड्यूल सब लोग एनएलएम का कंप्लीट कर लें। मॉड्यूल शायद मैं ऑनलाइन ही डिस्कस करूंगा, संडे को या कभी भी मॉड्यूल में ऑनलाइन डिस्कस करूंगा। अगर ऑनलाइन नहीं कर पाए तो ऑफलाइन करेंगे, नहीं तो मॉड्यूल तो ऑनलाइन ही करेंगे हम डिस्कस। देखो पहले ए पॉइंट की बात करें। ए पॉइंट के नीचे कोई वेट है क्या? कोई एमजी है? तो ए पॉइंट पे कोई टेंशन भी नहीं आएगी, तो ए पॉइंट पे टेंशन 0। अब बी पॉइंट पे आते हैं, बी पॉइंट का एफवीडी बना लेते हैं। जब बी पॉइंट का एफवीडी बनाएंगे तो बी के नीचे ये 10 kg का लटका हुआ है, तो नीचे आ गया mg 100, ऊपर टेंशन टी मान लेते हैं, मतलब बी पॉइंट पे टेंशन टी मान लेते हैं, तो टी ऊपर 100 नीचे, तो टी इक्वल टू टी बी इक्वल टू 100। सही है? सी पॉइंट पे आते हैं। सी पॉइंट पे देखें तो सी पॉइंट पे नीचे टोटल वेट कितना है? 15 kg, तो उसका वेट लग रहा होगा 150, तो 150 नीचे टेंशन ऊपर, तो टी सी इक्वल टू 150। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सपोर्ट से हमने रस्सी लटकाई हुई है, एक मंकी है 10 kg का। Find tension in the string if monkey is moving up the rope with acceleration 2 meter per second square। इस बार मंकी रेस्ट पे नहीं है, हाँ, मंकी ऊपर जा रहा है इस बार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सही है। देखो सारी कहानी एनएलएम की है, ये फ्रिक्शन कोई टॉपिक नया नहीं है। एनएलएम में पढ़ा था एफ नेट इक्वल टू एम ए। अब चाहे नए नए फोर्स आते रहेंगे, कभी स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, कभी नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, कभी देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। फोर्स नए नए आते रहेंगे, पर जो तरीका है वो तो एनएलएम में सीख लिया हमने एक बार। तो मंकी का एफवीडी यहाँ पे बनाते हैं। नीचे लग रहा होगा इसका वेट यानी कि 100, ऊपर लग रहा होगा टेंशन टी, और ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन 2 से। इसका मतलब
इक्वेशन लिखूंगा t माइनस 100 इक्वल टू एम ए, सही है, t माइनस 100 इक्वल टू एम ए, यानी कि t इक्वल टू 120। इसी का दूसरा पार्ट, फाइंड टेंशन इफ मंकी इज स्लिपिंग डाउन द रोप विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 60, बिल्कुल सही है, हाँ सही है, बिल्कुल सही। हाँ तो इसमें क्या करेंगे, देखो अगेन एफबीडी बनाएंगे, नीचे एमजी लग रहा है 100, ऊपर टेंशन टी, नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन 4 से, तो 100 माइनस टी इक्वल टू एम ए, सॉल्व करके टी इक्वल टू 60 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये सपोर्ट से हमने नीचे रस्सी लटकाई हुई है, मंकी यहाँ पे 20 kg का, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 150 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, अरे टेंशन, हाँ टेंशन 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन बी 150, अगर 150 ज़्यादा हुई तो रस्सी टूट जाएगी। फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी। अच्छा, अब मंकी क्या इसको होल्ड करके रेस्ट पे रह सकता है? क्योंकि अगर रेस्ट पे रहा तो टेंशन कितनी हो जाएगी, 200, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी सो दैट स्ट्रिंग रिमेन्स टाइट। 2.5 नीचे की तरफ, हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे बेटा, देखो इसका मतलब ये देखें, हम मिनिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो टेंशन मैक्सिमम 150 हो सकती है ना, उससे ज़्यादा टेंशन तो हो नहीं सकती। तो टेंशन 150 कर दो, टेंशन 150 कर दो, टेंशन कितनी कर दें, 150। तो एफबीडी बनाओ, इसका ऊपर लग रही होगी टेंशन 150, नीचे इसका वेट लग रहा होगा 200। हाँ, तो नीचे 200 ऊपर 150, तो कहाँ जा रहा होगा, नीचे के ऊपर, नीचे। एक्सेलरेशन ये मान लिया एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो 200 माइनस 150, नेट फोर्स हो गया 50 अपॉन मास 20, आंसर आ गया 2.5 नीचे की तरफ। सही है, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं फ्रिक्शन ऑन। तो देखो मंकी, स्ट्रिंग मंकी प्रॉब्लम कितनी इजी है, कुछ है नहीं इसमें एक्स्ट्रा, बस इसमें मुझे एक्स्ट्रा इतना सा ही बताना था कि ये प्रॉब्लम वैसे तो फ्रिक्शन से रिलेटेड है, फ्रिक्शन का खेल है सारा, ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये प्रॉब्लम नहीं बनती, फिर कोई मतलब नहीं था इसका। तो सारा फ्रिक्शन से रिलेटेड है, लेकिन जब एफबीडी बनाते हैं तो क्या हमें पता चलता है कि फ्रिक्शन है इसमें? एफबीडी में तो फ्रिक्शन आता ही नहीं है, हम फ्रिक्शन की जगह डायरेक्टली टेंशन को शो करते हैं। ठीक है, आगे। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि मिनिमम एक्सेलरेशन, देखो अगर इतना एक्सेलरेशन नहीं होगा तो रस्सी टूट जाएगी, और अगर इससे ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है, टेंशन 150 से कम होगी। तो हमें तो एक एक्सट्रीम कंडीशन की बात करनी है, हमें बात करनी है क्रिटिकल केस की,
कि जहां पे रस्सी जस्ट टूटने वाली है, तो जस्ट टूटने वाली है इसका मतलब टेंशन वहां पे कितनी कर देनी है? 150। फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन या फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड सरफेस, जैसे देखो ये एक इंक्लाइंड सरफेस हो गया, ये एंगल थीटा दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन का एंगल, ये ब्लॉक है मास m का यहाँ पे रखा हुआ है। अगर हम ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ देते हैं, अगर हम ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर देते हैं, अच्छा पहले तो एफवीडी कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पे? एक mg लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना। फ्रिक्शन को बाद में देखेंगे, फ्रिक्शन छोड़ दो अभी। फ्रिक्शन तो जैसे फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जिस डायरेक्शन में जरूरत होती है, जितने मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उतना आ जाता है। लेकिन मैक्सिमम कितना लग सकता है? मैक्सिमम लिमिटिंग कितना? म्यू एन। कभी लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी मत याद करना कि जहां देखा सर मास दिया हुआ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी, जरूरी है क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा म्यू एम जी हो ये जरूरी? लिमिटिंग फ्रिक्शन तो म्यू एन होता है, लेकिन 90% प्रॉब्लम्स में हमारे जो नॉर्मल होता है वो mg के बराबर होता है। लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी? अलग भी हो सकता है। हमने ऐसे क्वेश्चन किए भी हैं। जब फोर्स टेढ़ा लगाया था एंगल पे, वहां पे नॉर्मल mg के बराबर थोड़ी था, कुछ और था। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू mg नहीं बोलना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो म्यू n होता है। n निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में जो भी होगा। तो mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है, सही है। एक पक्की बात है कि अगर ब्लॉक चलेगा, मान लो एक तो नहीं चलेगा, चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ब्लॉक चलेगा तो इसी डायरेक्शन में है ना। अगर ब्लॉक मोशन करता है तो करेगा तो इसी डायरेक्शन में ना। तो हम क्या करें, फोर्सेस को इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। हमेशा हमें कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमें हमेशा फोर्सेस को किस डायरेक्शन में ब्रेक करना चाहिए? अलोंग, कौन सा बैच आ जाओ, हमें फोर्सेस को किस डायरेक्शन में ब्रेक करना चाहिए? अलोंग द मोशन एंड परपेंडिकुलर टू मोशन। क्लियर है? अलोंग द मोशन एंड परपेंडिकुलर टू मोशन। तो किसको ब्रेक करें, नॉर्मल क्योंकि mg को? किसको ब्रेक करें? नॉर्मल तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, mg को ब्रेक करना है। तो देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो ये mg cos थीटा, ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। अब देखो इस डायरेक्शन में तो पार्टिकल का मोशन होना नहीं है, तो नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा आ गया, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा। अब ये mg sin थीटा इसको इधर चलाने की कोशिश करेगा, mg sin थीटा इसको इधर चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया? म्यू n, यानी कि म्यू mg cos थीटा। नॉर्मल है mg cos थीटा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया म्यू n, यानी कि म्यू mg cos थीटा। मतलब कि फ्रिक्शन इतना लगेगा, इतना लगेगा, इतना मैक्सिमम लग सकता है। इतना लगे ये जरूरी, वो तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से लगेगा। तो mg sin थीटा इसको खींचने वाला फोर्स है और रोकने वाला कौन है? फ्रिक्शन। कितना लगेगा वो देखेंगे, वो डिपेंड करता है। तो mg sin थीटा इसको चलाने वाला है और रोकने वाला है फ्रिक्शन। अब यहाँ पे अलग अलग केसेस आते हैं। इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? यू mg cos थीटा। अब डिफरेंट केसेस की बात करते हैं कि जो खींचने वाला फोर्स है यानी कि mg sin थीटा, अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है, अगर mg sin थीटा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो चलेगा ब्लॉक। तो पहला केस हो गया व्हेन mg sin थीटा इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, mg sin थीटा लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि म्यू mg cos थीटा। इसमें डिफरेंट केस लेके पढ़ेंगे हम। तो केस 1 हम पढ़ रहे हैं। केस 1 का मतलब हो गया व्हेन mg sin थीटा इज लेस देन म्यू mg cos थीटा। और यहां से देखो एक बार सॉल्व कर दो क्या आ रहा है, mg से mg कट गया, साइन अपॉन cos tan
तो टेन थीटा लेस देन म्यू। एम जी साइन थीटा लेस देन म्यू एम जी कॉस थीटा बोलो या बोलो टेन थीटा लेस देन म्यू, दोनों एक ही बात है। तो जब टेन थीटा म्यू से छोटा होगा तो एक चीज तो ये समझ में आ गई कि ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक विल नॉट मूव। अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक स्टैटिक लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। अच्छा कितना लगेगा? हाँ म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं लगेगा। अब कितना? ब्लॉक चल नहीं रहा है ना, तो इसको नीचे खींचने वाला फोर्स है एम जी साइन थीटा, तो रोकने वाला फोर्स भी एम जी साइन थीटा। म्यू एम जी कॉस थीटा लग सकता था, मैक्सिमम म्यू एम जी कॉस थीटा लग सकता था, लेकिन क्या उतने की जरूरत है? जरूरत तो एम जी साइन थीटा की है बस। तो कितना लगेगा? एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा लग के ब्लॉक को रोक लेगा, ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। क्लियर है? तो केस 1 पे हम दोबारा से देखें। केस 1 का मतलब व्हेन पुलिंग फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी टेन थीटा लेस देन म्यू, ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0, स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, कितना? एम जी साइन थीटा। यहां तक क्लियर? केस 2 की बात करें। केस 2 जब दोनों बराबर हो जाए, केस 2 का मतलब है जब एम जी साइन थीटा और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों बराबर हो जाए, यानी एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, तो क्या होगा? टेन थीटा इक्वल टू म्यू आ गया। ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा? ब्लॉक नहीं चलेगा, लेकिन ये बोल सकते हैं जस्ट चलने वाला होगा। तो यही बोलेंगे ऐसे हम कि ब्लॉक विल बी जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग, ऐसे लिखा होगा ना थ्योरी में या क्वेश्चन में। ब्लॉक विल बी जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग, ब्लॉक जस्ट चलने वाला होगा टेन थीटा बराबर म्यू पे। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? एम जी साइन थीटा कि म्यू एम जी कॉस थीटा? दोनों बराबर ही है, दोनों वही तो केस पढ़ रहे हैं। कौन सा केस पढ़ रहे हैं? केस 2, एम जी साइन थीटा इक्वल टू, दोनों बराबर ही तो है। क्लियर है ना? तो केस 2 का मतलब है when mg sin theta is equal to mu mg cos theta, यानी tan theta equal to mu, इस केस में ब्लॉक will be just at the verge of moving। अगर चलेगा भी तो उसका एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स तो 0 है ना, तो एक्सेलरेशन 0 और फ्रिक्शन जो है वो पूरा लग जाएगा लिमिटिंग के बराबर mu mg cos theta, which is also equal to mg sin theta। लिख लिया? आगे बढ़े? केस 3 पे आ जाओ। केस 3 का मतलब क्या होगा? हाँ, where mg sin theta is greater than limiting friction, मतलब mg sin theta mu mg cos theta से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा? चलना पड़ेगा आपको, है ना, चलना पड़ेगा। फ्रिक्शन कितना? फ्रिक्शन कितना? उससे आ तो लग ही नहीं सकता, वो तो लिमिटिंग है, म्यू एम जी कॉस थीटा लग जाएगा। फ्रिक्शन लिमिटिंग से ज्यादा नहीं लग सकता, लेकिन ब्लॉक चलने लग गया है तो फ्रिक्शन अपनी पूरी जान लगा देगा रोकने के लिए। रोक नहीं पाएगा वो अलग बात है, लेकिन कोशिश पूरी करेगा, मतलब फ्रिक्शन लग जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, ब्लॉक जाएगा नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, तो कितना होगा एक्सेलरेशन ए? नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स कितना है? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन मास। क्लियर है? केस 3, इफ एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एम जी कॉस थीटा, इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो बोल सकते हैं टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू, टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू। अगर टेन थीटा म्यू से बड़ा हुआ तो ब्लॉक नीचे स्लिप करेगा, स्लिप करेगा, ब्लॉक विल मूव,
ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा mg sin थीटा माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन मास, यानी कि नेट फोर्स अपॉन मास। सॉल्व करके क्या आएगा एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। इसमें हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आना चाहिए। एक्सेलरेशन आया g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और चूंकि ब्लॉक मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, लिमिटिंग जो है पूरा लग जाएगा म्यू mg cos थीटा। सही है? यस सर। यस। तो तीनों केस हमने देख लिए। केस 1 था जहाँ पे mg sin थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम था, केस 2 जहाँ पे दोनों बराबर थे, केस 3 जहाँ पे mg sin थीटा ज़्यादा था। हम डायरेक्टली tan थीटा से भी देख सकते हैं। अगर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है, अगर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है तो कौन सा केस है? 3। देखो उसको वैसे तो अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक लॉजिक से याद कर सकते हो कि जैसे जैसे थीटा हम बढ़ाएंगे क्या वैसे वैसे स्लिप करने के चांसेस बढ़ेंगे। तो अगर tan थीटा बड़ा है म्यू से, अगर tan थीटा म्यू से मतलब स्लिप करेगा। अगर tan थीटा छोटा है तो रेस्ट पे रहेगा, और tan थीटा बराबर है म्यू के तो इट विल बी जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग। क्लियर है? अब एक टर्म आती है एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ बिल्कुल इसी से रिलेटेड है जो अभी पढ़ा है अपन ने, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। देखो जैसे एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, मैं इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ। इसे ब्लॉक रखा हुआ है, एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है और मैं इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा हूँ। तो जैसे एंगल कम है अभी तो ब्लॉक स्लिप करेगा? नहीं करेगा। एंगल थोड़ा सा बढ़ाया, नहीं करेगा। तो एक ऐसा एंगल आएगा इंक्लाइन का जिस पे ब्लॉक जस्ट स्लिप करने वाला होगा। इंक्लाइन का एक ऐसा एंगल आएगा जिस पे ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला होगा या जस्ट स्लिप करने वाला होगा, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग अल्फा से डिनोट कर दिया मैंने। इसका मतलब है द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल फॉर विच ब्लॉक विल बी जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग। ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला होगा। और अभी तो पढ़ा था हमने केस 2 tan थीटा इक्वल टू म्यू। जब ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला होता है तो tan थीटा इक्वल टू म्यू, इसका मतलब म्यू इक्वल टू tan अल्फा। अगर हमें म्यू पता हो, अगर हमें किसी सरफेस का या इंक्लाइन प्लेन वाली सरफेस का म्यू पता हो तो क्या हम अल्फा निकाल सकते हैं? एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हैं कि कितने एंगल पे ब्लॉक जस्ट स्लिप करने वाला होगा। क्लियर है ना? तो अल्फा इक्वल टू म्यू इक्वल टू tan अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। आगे देखें, आगे बढ़ो। अब एंगल ऑफ, जैसे देखो अगर किसी इंक्लाइन सरफेस का म्यू मुझे पता है, अगर किसी इंक्लाइन सरफेस का म्यू मुझे पता है तो क्या एंगल ऑफ रिपोज तो फिक्स हो गया? एंगल ऑफ रिपोज यानी अल्फा, तो म्यू बराबर tan अल्फा, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स म्यू, तो एंगल ऑफ रिपोज तो फिक्स हो गया उसका अल्फा tan इनवर्स म्यू। अब उसका एंगल तो मैं वेरी कर सकता हूं ना, जो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन प्लेन का एंगल है वो तो मैं वेरी कर सकता हूं ना, कुछ भी कर सकता हूं। वो अल्फा से ज्यादा भी कर सकता हूं, अल्फा से कम भी कर सकता हूं, अल्फा के बराबर भी कर सकता हूं। सही है? तो मान लो इंक्लाइन सरफेस का एंगल है थीटा, इंक्लाइन सरफेस का एंगल क्या है? थीटा। मतलब इस इंक्लाइन को कंसीडर करो कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल थीटा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, इसका मतलब मैं एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकता हूँ, अल्फा निकाल सकता हूँ tan इनवर्स म्यू। अब इस इंक्लाइन की बात कर रहे हैं। मतलब जो चीज ऊपर पढ़ाई थी ना केस 1 केस 2 केस 3, उसी को थोड़ा अलग टाइप से पढ़ेंगे अब, कि अगर थीटा छोटा हो अल्फा से, अगर थीटा छोटा हो अल्फा से, अल्फा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज, और थीटा क्या है?
एंगल ऑफ लेकिन बहुत लेट आ रही हो। बहुत दूर से आ रहा है। लेकिन ये रीजन बस आज के लिए वैलिड है ना? अभी आइडिया नहीं था। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, आज के लिए वैलिड है। बाकी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, कोई भी क्लास में लेट नहीं आना है। चाहे तुम ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, 9 बजे तुम्हें क्लास में आ जाना है, अगर 9 बजे क्लास है तो। हाँ सर, जो बच्चा सर ऑफलाइन किया है, अगर वो कुछ दिन के लिए ऑनलाइन कर रहा है तो क्या उसकी अटेंडेंस नहीं चलेगी? नहीं, दोनों अटेंडेंस होगी ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अटेंडेंस होगी। ओके सर। कैसे भी करो क्लास, वो कोई इशू नहीं है। सर 3 दिन के लिए मैं ऑफलाइन किया, पर 3 दिन के लिए वो ऑनलाइन रहूंगी इस ईयर। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। है ना? लेकिन जहाँ भी जैसे भी ज्वाइन करो, टाइम से ज्वाइन करना है क्लास बस, है ना? बहुत कॉमन सा पॉइंट है, मैंने कितनी बार बताया होगा पहले कि अगर शुरू के 15 मिनट तुम क्लास के छोड़ते हो तो इसका मतलब वो पूरी क्लास गई, है ना? तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो। तो थीटा अगर अल्फा से छोटा है, अगर थीटा की वैल्यू अल्फा से कम है तो क्या होगा? ब्लॉक मूव नहीं करेगा। फिर से उसी लॉजिक पर आते हैं कि थीटा छोटा है, इंक्लाइन का एंगल छोटा है, मतलब अगर इंक्लाइन का एंगल ज्यादा होगा तो स्लिप करेगा ना। तो थीटा छोटा है, इसका मतलब ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। थीटा बराबर है अल्फा के, तो जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। और थीटा बड़ा है तो ब्लॉक मूव करेगा एक्सेलरेशन के साथ। क्लियर है? अब क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन। इंक्लाइन प्लेन, एंगल 37 डिग्री, म्यू इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ब्लॉक का मास m, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड ऑल्सो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। एक्सेलरेशन 0 होगा सर। यस सर, 0। हाँ, अल्फा ज्यादा आ रहा है, सही है। 3/4 आए और फ्रिक्शन कितना आ रहा है? सर 6m। 3mg/5। हाँ, सही है। देखो, एक तो डायरेक्ट चेक कर सकते हो अल्फा से कि सर थीटा अगर थीटा 37 दिया हुआ है, अगर म्यू 1 दिया हुआ है तो म्यू इक्वल टू 10 अल्फा। म्यू 1 दिया हुआ है तो म्यू इक्वल टू 10 अल्फा, तो अल्फा हो गया 45 डिग्री। जो थीटा है वो अल्फा से छोटा है, थीटा अल्फा से कम है। थीटा छोटा है, इसका मतलब ब्लॉक मूव नहीं करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा mg sin थीटा के बराबर। सही है, ये तुरंत समझ में आ गया। बाकी अगर मान लो अल्फा से सॉल्व नहीं करना चाहते हो या ये चीज भूल जाते हो, मान लो ये भूल जाते हो, तो हम तो सिंपल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। मैं सिंपल तुम्हें कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, ये तो हो ही गया। हम सिंपल सारे फोर्सेज लगा के फिर सॉल्व करते हैं। इस पे कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे? क्या नीचे इस पे mg लग रहा होगा? ये लग रहा होगा mg। एक इस पे लग रहा होगा नॉर्मल। इस mg को मैं ब्रेक कर लूंगा, mg को ब्रेक करूंगा तो बोलो क्या आएगा? ये एंगल थीटा हो गया, तो इधर आ जाएगा mg cos थीटा और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। अब इस डायरेक्शन में तो मोशन होना नहीं है, तो क्या लिख सकता हूं? नॉर्मल इक्वल टू, यहां पे मैंने ऐसे ही बता दिया, tan 37 जो 3/4 है म्यू से छोटा है, ऐसे करके। बाकी तुम यहां भी देख सकते हो कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी, थीटा कितना दिया हुआ है? 37। सही है? तो म्यू mg cos थीटा, सारी वैल्यूज प्लेस कर दें। म्यू बराबर 1 है, थीटा 37 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये? 4/5 mg। सही है ना? इधर फोर्स लग रहा है 3/5 mg, इधर फोर्स लग रहा है
चलाने वाला 3/5 mg, रोकने वाला मैक्सिमम 4/5 mg, तो चलेगा नहीं चलेगा। 3/5 mg नीचे लग रहा है तो फ्रिक्शन भी 3/5 mg लग जाएगा। मतलब कहने का मतलब है अगर तुम कहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो या तुम्हें ये अल्फा वाला कॉन्सेप्ट या एंगल ऑफ रिपोज वाला कॉन्सेप्ट भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम सिंपल लॉजिक से जहां से हमने इसकी शुरुआत की थी बिल्कुल वहां से सॉल्व कर सकते हैं इसको, कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, inclined plane 53 degree, mu equal to 1, 5 kg block is released from rest, find acceleration and friction. Sir, 2 meter per second. और सर फ्रिक्शन 30 acceleration. हाँ, Acceleration 2 meter per second. So friction, short friction 30. So friction 30. फ्रिक्शन 30। Friction 30, friction 2 meter. हाँ, एक तो डायरेक्ट अल्फा से चेक कर सकते हो कि यहाँ भी अल्फा की वैल्यू तो 45 है, म्यू इक्वल टू 1, म्यू इक्वल टू 10 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 45, जो थीटा है वो अल्फा से ज़्यादा है, थीटा अल्फा से ज़्यादा है, इसका मतलब ब्लॉक मूव करेगा। ये समझ में आ गया डायरेक्ट में, है ना? और मूव करेगा तो अगर पहले वाला केस याद है कि एक्सलेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो वैल्यू रख दो। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वैल्यू छोड़ो, हम तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नॉर्मल कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करते हैं इसको। ये 5 kg है तो नीचे इसका वेट कितना लग गया 50, नीचे इसका वेट लग गया 50 को ब्रेक करेंगे, 50 को ब्रेक करोगे तो इधर कितना हो जाएगा 50 cos 53 यानी कि 30, और इधर हो जाएगा 50 sin 53 यानी कि 40। सही है? अब ये नॉर्मल और ये 30, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। क्या नॉर्मल इक्वल टू 30 हो जाएगा? नॉर्मल इक्वल टू 30, नॉर्मल हो जाएगा 30 के बराबर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन, यानी कि वो भी 30 के बराबर हो गया। अब चलाने वाला फोर्स है 40 और रोकने वाला फोर्स है 30, तो चलना पड़ेगा, ब्लॉक को चलना पड़ेगा। फ्रिक्शन पूरी कोशिश कर लेगा यानी फ्रिक्शन 30 लग जाएगा और एक्सेलरेशन क्या होगा 40 माइनस 30/5, एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ताकि फॉर्मूले से करो, ऐसे कर लो। मेरे ख्याल से बल्कि ये ज़्यादा ईजी है, जो बेसिक तरीका है ना, उसमें हमें कुछ रटना भी नहीं है, कोई फॉर्मूला याद भी नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक तरीका है, ये ज़्यादा ईजी है। आगे बढ़े? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्मूथ सरफेस है, ये जो सरफेस है जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा, स्मूथ है अभी ये म्यू इक्वल टू 0। यहाँ से एक ब्लॉक को हमने रिलीज कर दिया तो नीचे आया नीचे आया नीचे आया, टाइम लगा इसको t1, यहाँ से नीचे आने में टाइम कितना लगा
T1। वापस से वही इंक्लाइन प्लेन, एंगल थीटा, इस बार रफ है, पहले स्मूथ था, इस बार रफ है, उसका म्यू है 0.5। फिर से छोड़ा हमने, फिर से नीचे आया, टाइम लगा T2, टाइम लगा T2। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि T2 बराबर 3T1, T2 बराबर 3T1, तो थीटा बताना है। आइडेंटिकल इंक्लाइन से दोनों, ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ा जा रहा है दोनों से। T2 बराबर 3T1 है तो थीटा बताना है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। रेस्ट है दोनों में रेस्ट है। tan इनवर्स 9/16। ठीक है, देखते हैं अभी। अच्छा, ठीक है। दोनों केस में टाइम निकाल सकते हो अलग अलग ना। ये तो 1D है, सिंपल 1D का यूज है टाइम निकालने में। तो जैसे पहले केस में देखें, पहले केस में जब हमने, हाँ, 10 इनवर्स 9/8। ठीक है, देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो हमने पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है तो नीचे कितने एक्सेलरेशन के साथ आएगा? जी साइन थीटा, है ना। स्मूथ सरफेस है, एनएलएम में हमने पढ़ा हुआ है, एनएलएम में किया हुआ है क्वेश्चन है। जब स्मूथ सरफेस है तो ब्लॉक नीचे आएगा और ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा कितना? इसका एक्सेलरेशन A1 की वैल्यू हो जाएगी जी साइन थीटा। A1 की वैल्यू हो जाएगी जी साइन थीटा। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाँ क्या बेटा, दोबारा बोलो। कलर से फर्क नहीं पड़ेगा, वो थोड़ा सा लाइटिंग का फर्क है आज। हाँ, तो देखो कि नीचे आ रहा है कितने एक्सेलरेशन से?
जी साइन थीटा। ये नीचे आ रहा है कितने एक्सेस से? जी साइन थीटा। अब आगे देखो, तो मान एल लेंथ मान ली इसकी। क्वेश्चन में अगर एल लेंथ नहीं भी दिया होता तो एल मैंने यहाँ चलो लिखा हुआ है, अगर नहीं भी दिया होता, क्वेश्चन बोला आइडेंटिकल इंक्लाइंस, दोनों बोला हुआ है, दोनों इंक्लाइन कैसे हैं? आइडेंटिकल। मतलब एल लेंथ मान ली मैंने, तो एल लेंथ हो गई, t1 टाइम लग रहा है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो l इक्वल टू यू टी जीरो प्लस हाफ a1 t1 स्क्वायर। और अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूले याद हो 1D वाले, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना। अगर एक पार्टिकल को मैं ड्रॉप करता हूँ तो h हाइट नीचे जाने में या h हाइट गिरने में कितना टाइम लगता है? √2h/g। अगर मैं एक पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप करता हूँ या कहीं से भी ड्रॉप करता हूँ तो उसको h हाइट गिरने में, h हाइट नीचे आने में कितना टाइम लगता है? √2h/g। यहाँ पे g की जगह आ जाएगा g साइन थीटा और h की जगह आ जाएगा l। केस तो वही है, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, सही है। तो जो t1 की वैल्यू है, t1 की वैल्यू हो जाएगी √12/a1 और t2 की वैल्यू हो जाएगी √12/a2। दूसरे केस में जो भी एक्सेलेरेशन होगा, दूसरे केस में क्या होगा एक्सेलेरेशन? ये भी हम पढ़ चुके हैं। दूसरे केस में क्या होगा एक्सेलेरेशन? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो दूसरे केस में जो ब्लॉक है वो नीचे आ रहा होगा और उसका जो एक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये इसका एक्सेलेरेशन होगा नीचे की तरफ। ये A2 हो गया। अब तो बड़ा इजी है, t1 इक्वल टू √12/a1 है, t2 इक्वल टू √12/a2। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है t2 इक्वल टू 3t1। t2 इक्वल टू, दोनों की वैल्यू रख देते हैं, t2 ये रख दिया, t1 ये रख दिया, दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर करके पता चला 1/a2 इक्वल टू 9/a1, यानी a1 बराबर 9a2। a1 बराबर a1 a2, दोनों की वैल्यू जो ऊपर में निकाली है उसको प्लेस कर दें। प्लेस करेंगे तो आंसर विल बी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 9/16। क्लियर है? कोई भी डाउट हो पूछो इसमें। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का ये एंगल थीटा है, ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी म्यू सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है और यहाँ से एक ब्लॉक को हमने प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ u स्पीड से। u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। क्या होगा? होगा क्या? हमने ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी, क्या होगा? ऊपर जाएगा, इसका mg साइन थीटा तो नीचे लग रहा होगा। mg साइन थीटा कहाँ लग रहा होगा? mg साइन थीटा की मतलब mg साइन थीटा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा और फ्रिक्शन फ्रिक्शन ऊपर नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है। इससे पहले जो अभी तक हम सवाल कर रहे थे उसमें ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ रहे थे। इसमें जितने भी सवाल मैंने इससे पहले कराए हैं अभी, वहां पे ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ रहे थे। mg साइन थीटा नीचे खींचने वाला फोर्स था तो फ्रिक्शन उसका अपोज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी ब्लॉक को वेलोसिटी दे दी है। इनिशियली हमने ब्लॉक को ऑलरेडी वेलोसिटी दे दी है, ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मतलब ऑलरेडी स्लिपिंग हो रही है, ऑलरेडी ऊपर की तरफ स्लिप कर रहा है। जब ऊपर स्लिप करेगा ब्लॉक तो उसे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अपोज करेगा। तो mg साइन थीटा भी नीचे और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगा वो भी नीचे। फ्रिक्शन कितना लगेगा?
कम कि पूरा, मतलब लिमिटिंग की लिमिटिंग से कम। स्लिपिंग हो रही है ना, स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन पूरा लगेगा, तो फ्रिक्शन लग जाएगा लिमिटिंग, यानी म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब इस पे उस डायरेक्ट उधर की तरफ कोई फोर्स है, दोनों फोर्स इधर की तरफ है, तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा क्या वो भी इधर की तरफ ही होगा। और इस एक्सेलरेशन की वजह से मतलब ये केस 3 हो गया 1D का, U एंटी पैरेलल टू A, U एंटी पैरेलल टू A, तो क्या ब्लॉक हाँ ऊपर जाएगा, रुकेगा, अब वापस आ भी सकता है और नहीं भी, अभी बताता हूँ, है ना, लेकिन पहले ऊपर जाने की बात करते हैं। तो ऊपर जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट है तो स्पीड घटती जाएगी, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, कहीं ना कहीं जाके, वही बताना है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। दोबारा, हाँ सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ यहाँ पे म्यू जी कॉस थीटा, हाँ म्यू जी टू म्यू जी कॉस थीटा। हाँ इसमें देखो टाइम भी पूछ सकता है, डिस्टेंस भी पूछ सकता है, क्योंकि सवाल तो पहले ऐसा ही है, 1D का क्वेश्चन है। अभी हमने केस 3 में पढ़ा था, टाइम होता है U बाई A, डिस्टेंस होती है U स्क्वायर बाई 2A, उसी का क्वेश्चन है। एम जी साइन थीटा फोर्स नीचे लग रहा है, म्यू एम जी कॉस थीटा नीचे लग रहा है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या हो गया इसका, टोटल फोर्स अपॉन मास, टोटल फोर्स हो गया एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, टोटल फोर्स नीचे की तरफ क्या हो गया, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना, फोर्स अपॉन मास, यानी कि जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, तो नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, सही है। और अब 1D वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व करें तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है रुकने से पहले u स्क्वायर अपॉन 2a, यानी आंसर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2 जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो ये ऊपर रुक गया, अब सवाल ये है कि क्या वापस आएगा कि नहीं आएगा। हाँ अब ऊपर रुक गया जाके, अब वापस आएगा नहीं आएगा ये डिपेंड करता है सारी कहानी जो पढ़ा था हमने इंक्लाइन प्लेन जहाँ से शुरुआत की थी कि टेन थीटा म्यू से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, अब उस बात पे डिपेंड करता है। वापस आएगा कि नहीं आएगा ये किस बात पे डिपेंड करता है, थीटा पे। अगर टेन थीटा म्यू से बड़ा हुआ तो वापस आएगा, टेन थीटा छोटा हुआ तो वहीं जाके रुक जाएगा, बस बराबर हुआ तो भी रुक जाएगा, तो ही वापस नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल 37 डिग्री, ये पुली लगा दी, यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक, यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक, इंक्लाइन सरफेस का म्यू दिया हुआ है 0.5, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। अच्छा ये वाला ब्लॉक दोनों साथ में चलेंगे ना, अगर चलेंगे तो हो सकता है ना चले दोनों, अगर चलेंगे तो साथ में चलेंगे, तो दोनों का एक्सेलरेशन बताना क्या होगा।
सर वो भी नहीं करेगा सर, एक्सेलरेशन 0 होगा। अच्छा, फ्रिक्शन कंसीडर किया है ना? फ्रिक्शन यस सर। म्यू इक्वल टू 0.5। सारे फोर्सेस दिखाते हैं एक बार, इस पे एफबीडी बनाते हैं, सारे फोर्सेस दिखाते हैं। तो देखो जो 10 kg वाला ब्लॉक है, क्या 10 kg वाले ब्लॉक पे तो नीचे की तरफ इसका mg लग रहा होगा 100, इसका mg लग रहा होगा 100, और एक इस पे ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा n। सही है? इस mg को ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, mg को ब्रेक करूं कि नॉर्मल को ब्रेक करूं? किसको ब्रेक करना चाहिए? क्यों? क्योंकि जो मोशन होगा वो होगा तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो नॉर्मल तो ऑलरेडी उसके परपेंडिकुलर है, तो mg को ब्रेक करके उसको भी हमें अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द मोशन लाना चाहिए। तो 100 को ब्रेक करते हैं। 100 को ब्रेक करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, ये एंगल 37 हो जाएगा। तो 100 cos 37 यानी कि 80, और इधर आ जाएगा 100 sin 37 यानी कि 60। नॉर्मल तो 80 के बराबर हो गया, नॉर्मल तो 80 के बराबर हो गया, नॉर्मल 80 के इक्वल हो गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन देखें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन, यानी क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 के बराबर हो गया। यस सर। सही है? अब देखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 के बराबर, इधर से खींचने वाला 5 kg को इधर से पुल करने वाला कौन सा फोर्स है? मतलब इसका 50। 5 kg को इधर पुल करने वाला फोर्स है 50। पहले सोचो फ्रिक्शन नहीं होता, अगर पहले अपन ऐसे सोचें कि फ्रिक्शन नहीं होता, तो 5 kg को पुल करने वाला फोर्स है 50, उधर 10 kg वाले को पुल करने वाला कौन है? 60। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सिस्टम चलता? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सिस्टम मूव करता नहीं करता? इधर से 50 उधर 60, किधर चलता सिस्टम? उधर की तरफ चलता, ये इधर जाता और ये ऊपर जाता, लेकिन फ्रिक्शन भी है यहाँ पे। अब चलेगा नहीं चलेगा? इधर 60 खींच रहा है, इधर 50 खींच रहा है, व्हाट इज द नेट पुलिंग फोर्स? 10, और रोकने वाला कितना है? कैसे चल पाएगा फिर? नेट जो खींचने वाला फोर्स है वो तो 10 ही है। इधर से 50 से खींचा जा रहा है, उधर से 60 से खींचा जा रहा है, तो नेट पुलिंग फोर्स इज 10, और रोकने वाला तो 40 है। मतलब अभी तो और भी गुंजाइश है, और भी जा सकते हैं ऊपर, 40 तक तो नहीं चलने देगा ये। नेट पुलिंग फोर्स जब 40 से ज्यादा होगा तब चलने का स्कोप बनता है यहाँ पे, मतलब ये ब्लॉक, ये सिस्टम वो नहीं करेगा। अच्छा, फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10। फ्रिक्शन कितना? अच्छा, ये तो मैंने डायरेक्ट यहीं से बता दिया, बाकी तुम अगर चाहो ना तो मैंने हमेशा पहले ही बताया था तुम्हें कि सिस्टम को तुम हॉरिजॉन्टल पे ड्रॉ कर लो। अभी इंक्लाइन प्लेन पे है ना, इंक्लाइन पे पुली लगी हुई है, फिर ऐसे है, बेटर होता है कि सिस्टम को कहाँ ड्रॉ कर ले हम? सारे फोर्सेस दिखा के एक बार फोर्सेस बना लिए, अब सिस्टम को ड्रॉ कर लो हॉरिजॉन्टल पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। तो ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल पे, देखो इसको, इसका इक्विवेलेंट सिस्टम ड्रॉ करते हैं, इसका इक्विवेलेंट सिस्टम ड्रॉ करते हैं हम। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? एक ब्लॉक ये है,
10 kg का, रस्सी से दूसरा ब्लॉक बंधा हुआ है, दूसरा ब्लॉक रस्सी से बंधा हुआ है 5 kg का। ग्राउंड पे ले आए दोनों को। 10 kg वाले को कौन पुल कर रहा है? 10 kg वाले को पुल कर रहा है 60, 5 kg वाले को पुल कर रहा है 50। 5 kg पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो है 40। अब सोच के देखो ये, अब देखो एक गलती मत करना कि यहाँ पे नॉर्मल 100 बोल दो, सो नॉर्मल 100 तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऐसे नहीं। उसी डायग्राम को हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो जो उसकी वैल्यू सबको सेम टू सेम रहेगा। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल हॉरिजॉन्टल में तो किया हुआ है सॉल्व हमने। 60-50, नेट खींचने वाला फोर्स 10, रोकने वाला 40, तो सिस्टम मूव नहीं करेगा, सिस्टम मूव नहीं करेगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। और कैसे होगा 0? ये 60 है, इधर 50 है, फ्रिक्शन नहीं है, इधर टेंशन 50 हो जाएगी सीधा, तो यहाँ भी टेंशन 50, और यहाँ बचा कुचा कौन रोक देगा? फ्रिक्शन 10। इस तरह से रोकेगा ये। समझ में आया? तो जब भी कोई क्वेश्चन है इंक्लाइन पे और हमें समझ में ना आ रहा हो क्या करना है, सारे फोर्सेस में दिखा दो, हॉरिजॉन्टल पे ले आओ उसको। हॉरिजॉन्टल पे लाके क्वेश्चन हमें बहुत इजीली दिख जाएगा, हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे उसको। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दीवार, एक ब्लॉक, मास m का, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। मान लो ये अगर फोर्स दिखाया हुआ है, मान लो ये फोर्स नहीं होता, ये फोर्स नहीं होता, तो ये ब्लॉक नीचे गिरता कि रुक भी सकता है? नहीं गिरता। और म्यू ज्यादा हुआ तो काफी, म्यू हुआ 200, नहीं गिरेगा। म्यू हुआ 10,000, गिरेगा। म्यू कितना भी कर दो गिरेगा? क्या? तो क्या हुआ थीटा 90 है तो? नहीं, ये फोर्स नहीं है, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर ये फोर्स नहीं है तो नॉर्मल भी तो 0 हो गया। म्यू कितना भी कर दो, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 0 आएगा, सही है ना? तो नीचे गिरेगा जी से, नीचे गिरेगा, वो भी एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? जी। तो इसको रोकने के लिए हमने एक फोर्स लगाया, ऐसे रुक जाएगा ना? ऐसे रुक सकता है ना? अरे किसी ब्लॉक को दीवार पे रोक सकता हूँ, कोई ब्लॉक लो और उसको ऐसे रोक दो, यहाँ पे ब्लॉक लेके उसको रोक सकता हूँ ना ऐसे दबा के ऐसे। तो ये फोर्स लगाया मैंने F। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। दोबारा, हाँ, सही है, सही है, सही है, सही है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। हाँ, सही है। देखो, हमने एक पॉइंट पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी फ्रिक्शन के किसी क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम वर्ड यूज हो रहा हो, इसका मतलब क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दो सीधा।
जब भी किसी क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम वर्ड यूज हो रहा हो, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन की बात हो रही हो, तो हमेशा हमें क्या करना है, फ्रिक्शन लगा दो लिमिटिंग को, फिर सवाल को सॉल्व करो। अगर इस ब्लॉक का हम एफबीडी बनाते हैं, अगर इस ब्लॉक का हम एफबीडी बनाते हैं तो कौन कौन से फोर्स दिखेंगे ब्लॉक पे? एफ तो लग ही रहा है, क्या इधर से एक नॉर्मल लग रहा होगा? सही है। नीचे एमजी लग रहा होगा। क्या ये नॉर्मल तो एफ के बराबर हो जाएगा? क्योंकि इस डायरेक्शन में तो मोशन होना नहीं है, तो ये नॉर्मल तो एफ के बराबर हो गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया यहाँ पे? नॉर्मल बराबर एफ हो गया, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि म्यू एन होता है, क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एफ के बराबर हो गया? सही है। अब नीचे mg खींचने वाला है इसको, तो क्या फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर। और जब भी मिनिमम मैक्सिमम वर्ड यूज हो रहा हो तो मतलब फ्रिक्शन लिमिटिंग लगा देना है, फ्रिक्शन लिमिटिंग लगा देना है, और mg बराबर म्यू एफ। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को mg के बराबर कर देंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एफ। सॉल्व करके f की वैल्यू आ जाएगी mg बाई म्यू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन ही दिख रहा है। म्यू 0.5 10 kg 80 न्यूटन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। हाँ, हाँ सही है। हाँ ठीक है। फोर्स इधर लग रहा है 80, तो क्या इधर से नॉर्मल भी 80 लग जाएगा? नॉर्मल 80 हो जाएगा, तो क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू की वैल्यू 0.5 दी हुई है तो 40 हो गई। लिमिटिंग फ्रिक्शन 40। अब इसको नीचे खींचने वाला है 100, रोकने वाला मैक्सिमम 40 लग सकता है। 40 लग जाएगा लेकिन फिर भी रोक नहीं पाएगा, तो इसका मतलब क्या ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा? कितना? 100 माइनस 40 अपॉन 10। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा 100 माइनस 40 अपॉन 10। आंसर विल बी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अगर इस मान लो ये फोर्स होता 500, मान लो ये फोर्स होता 500, तो बताओ क्या होता है एक्सेलरेशन? 0। अगर ये 500 होता तो नॉर्मल भी 500, लिमिटिंग फ्रिक्शन 250, लिमिटिंग फ्रिक्शन नीचे 100 ऊपर 250, रेस्ट पे रहता। फ्रिक्शन तो 250 लगता ही नहीं। जब 100 की जरूरत है तो फ्रिक्शन 100 लग रहा, वो 250 लगता ही नहीं। तो ब्लॉक कैसे रहता? रेस्ट पे। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स के बारे में। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है। देखो वैसे तो दो ब्लॉक की प्रॉब्लम हमने पहले पढ़ी हुई है। दो ब्लॉक का मतलब हमने ये पढ़ा हुआ है ना, दो ब्लॉक को कांटेक्ट में रख दिया, फोर्स लगाया, दो ब्लॉक को स्ट्रिंग से बांध दिया, फोर्स लगाया, ऐसी प्रॉब्लम पढ़ी हुई है पहले हमने। लेकिन टू ब्लॉक प्रॉब्लम हमने किसको नाम दिया है, जब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक। टू ब्लॉक प्रॉब्लम जो है इस टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे करेंगे जहाँ पे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हो। तो जैसे एक ब्लॉक है m1 मास का, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है मास m2 का, नीचे लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सॉरी नीचे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है μ1, बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है μ2। सबसे पहले तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन एट बोथ द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, यानी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है हमें। यहाँ पे कितना आएगा μ2 और नीचे हाँ सही है। मतलब दोनों जगह नॉर्मल निकाल लो, दोनों जगह नॉर्मल निकालो, म्यू इंटू एन होता है फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखो ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं m2 का। तो m2 का एफबीडी बनाएंगे तो नीचे लग रहा होगा m2g और यहाँ बीच में लग रहा होगा नॉर्मल यानी n2। n2 बराबर m2g आ गया तो यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा μ2 n2 यानी कि μ2 m2g। क्लियर है? अब m1 का एफबीडी बनाते हैं, चाहो तो दोनों को साथ में बना लो। अगर हम सिस्टम का एफबीडी बनाते हैं तो नीचे फोर्स लग रहा होगा m1 प्लस m2g, यहाँ से नॉर्मल लग रहा होगा n1, तो n1 इक्वल टू m1 प्लस m2g हो जाएगा। एनएलएम में सवाल कर चुके हैं हम ये वाला। लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा μ1 इंटू n1 यानी μ1 m1 प्लस m2g। चाहो तो m1 का एफबीडी अलग से बना लो। अगर m1 का एफबीडी अलग से बनाता हूँ तो नीचे लग रहा होगा m1g, ग्राउंड से लग रहा होगा नॉर्मल n1 और ऊपर m2 से नीचे लग रहा होगा नॉर्मल n2। नेट फोर्स 0, तो n2 प्लस mg बराबर n1। n2 की वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी, m2g रख देंगे तो n1 की वैल्यू आ जाएगी m1 प्लस m2g। लिमिटिंग फ्रिक्शन μ1 n1 यानी μ1 m1 प्लस m2g। क्लियर है? यस सर। एक 5 kg का ब्लॉक है और ये ऊपर 10 kg का ब्लॉक है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है अभी, यहाँ भी μ0 यहाँ भी μ0। हमने 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। नीचे वाले का 2, ऊपर वाले का दोनों का यस दोनों का 2। और सोचो ऊपर वाले का 0, नीचे वाले का ऊपर का 0 नीचे 2। और देखो
नीचे वाले का नहीं सर 2 मीटर पर सेकंड पर चलो देखो, नहीं, नीचे वाला ब्लॉक मूव करेगा क्योंकि फोर्स लग रहा है इस पे। क्या ऊपर वाले ब्लॉक पे हमने कोई फोर्स लगाया? क्या कोई ऐसा फोर्स है जो ऊपर वाले ब्लॉक को चलाएगा? शुरू तो इमेजिनरी फोर्स होता है वो भी तब लगाते हैं जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो। अभी तो ग्राउंड से देख रहे हैं तो इस पे लग रहा है 30 न्यूटन। ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है? बोलो। 10 kg ब्लॉक पे क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? तो ये क्यों चलेगा? चलेगा ही नहीं है। अच्छा, रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में अगर हम एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दें और नीचे वाले ब्लॉक को खींचें तो क्या ऊपर वाला ब्लॉक उसके साथ साथ चलता है? चलता है ना, क्योंकि फ्रिक्शन होता है। क्योंकि फ्रिक्शन रियल लाइफ में फ्रिक्शन होता है। क्योंकि यहाँ मैंने सवाल क्या बनाया है? फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन 0 हर जगह। तो ऊपर वाले ब्लॉक उसको चलाने वाला कोई फोर्स नहीं है। ऊपर वाले ब्लॉक को खींचने वाला, चलाने वाला कोई फोर्स, तो ऊपर वाला ब्लॉक नहीं जाएगा, ऊपर वाला ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया 0। नीचे वाले ब्लॉक को चलाने वाला कौन है? 30। रोकने वाला कोई नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 30/5 फोर्स अपॉन मास। तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? ऊपर वाले पे तो कोई कौन सा लगेगा? शूडो क्यों लगेगा? हम तो ग्राउंड से देख रहे हैं। हम तो दोनों ब्लॉक को कहां से देख रहे हैं? ग्राउंड से। क्योंकि हमसे जब क्वेश्चन पूछा कि एक्सेलरेशन बताओ दोनों ब्लॉक का, तो हमें ग्राउंड से बताना है। एक्सेलरेशन एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। हमसे पूछो दोनों का एक्सेलरेशन बताओ, तो हमें दोनों का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताना है। क्लियर है ना? हाँ बोलो। 5 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर 10 kg का ब्लॉक रखा है, तो सब मूव भी तो उसके ऊपर कुछ वेट डाल रहा है, उसका भी तो एक्सेलरेशन नहीं चलेगा ना। बेटा वेट वर्टिकल में डाल रहा होगा, उससे क्या होगा? उससे हॉरिजॉन्टल में थोड़ी एक्सेलरेशन आएगा। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो तो वर्टिकल में लग रहा होगा। वर्टिकल वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल में थोड़ी चलाता है, वो तो वर्टिकल में फोर्स लगा रहा होगा बस। क्लियर है ना? नेक्स्ट, 10 kg का ब्लॉक 10 न्यूटन फोर्स, 5 kg का ब्लॉक 20, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, एक्सेलरेशन दोनों का। आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों मतलब फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब दोनों अलग अलग है। अगर फ्रिक्शन नहीं है बीच में तो दोनों अलग अलग है, वो अपना अलग चलेगा, ये अपना अलग चलेगा। तो ऊपर वाले ब्लॉक को देखेंगे तो 10/10, क्या ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा 1, नीचे वाले का 20/5 यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा 4। क्लियर है? अगला सवाल, 5 kg ब्लॉक 10 kg ब्लॉक, ऊपर 10 न्यूटन, नीचे 100 न्यूटन, बीच में म्यू 0 है, नीचे म्यू है 0.4। सेम नीचे और सोचो। नीचे का एक्सेलरेशन, नीचे वाले का सही। थोड़ी सी गलती है बेटा, देखो
नॉर्मल 40 ले लिया तुमने, नॉर्मल 60 होगा, नॉर्मल 1 कितना होगा 150 होगा। हाँ, तो ऊपर वाले को देखें, ऊपर वाले को चलाने वाला 10, रोकने वाला कोई नहीं, फ्रिक्शन है नहीं दोनों के बीच में, चलाने वाला 10, रोकने वाला कोई नहीं, तो एक्सेलरेशन 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे वाले ब्लॉक को देखो, चलाने वाला 100, रोकने वाला है, निकालना पड़ेगा। तो अगर यहाँ का नॉर्मल तुम निकालोगे तो क्या यहाँ का नॉर्मल आ जाएगा 150? यहाँ का नॉर्मल क्या आता है m1 + m2g, यहाँ का नॉर्मल क्या आता है m1 + m2g, तो 150, नॉर्मल 150 आ गया, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया μn यानी 0.4 × 150 दैट इज 60। तो चलाने वाला 100 है, रोकने वाला 60 है, मतलब चलना पड़ेगा, चलाने वाला ज़्यादा है तो चलना पड़ेगा, फ्रिक्शन पूरा लग जाएगा 60, लेकिन फिर भी इस ब्लॉक को चलना पड़ेगा और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 100 - 60 40/10 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? नेक्स्ट अब आते हैं, ये तो अभी ऐसी अपन बेसिकली प्रिपरेशन कर रहे थे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। अब आता है मेन क्वेश्चन इसका, जो मैं सीखना है नई चीज। एक 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा पहले, फिर उसके बाद तुम्हें खुद से करना है। पहले 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा पूरा सॉल्व। तो एक ब्लॉक ये 5 kg का, ये नीचे 10 kg का, 2 ब्लॉक है 10 kg के ऊपर 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ग्राउंड पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब μ0, लेकिन दोनों के बीच में म्यू है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन है 0.6 दिया हुआ है म्यू। अब अगर दोनों के बीच में म्यू 0.6 दिया हुआ है तो यहाँ पे नॉर्मल कितना हो जाएगा 50, नॉर्मल रिएक्शन 50, नॉर्मल 50 तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 × 0.6 30। म्यू देने का मतलब यही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल गया हमें, बाकी म्यू हटा दो, अब म्यू का कोई काम नहीं है। म्यू देने का मतलब यहाँ पे यही था, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना। तो फ्रिक्शन मिल गया हमें लिमिटिंग यहाँ का 30 और नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब हमने क्या किया कि नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया 60, जो नीचे वाला ब्लॉक है किसी पे लगाओ, सवाल सॉल्व करने का तरीका सेम है। तो नीचे वाले ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया 60। अब देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर ये बीच वाला फ्रिक्शन नहीं होता, अगर यहाँ भी μ0 होता तो क्या होता? क्या नीचे वाला ब्लॉक भाग जाता? ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट पे रहता, मतलब स्लिपिंग हो जाती। मतलब क्या फ्रिक्शन कभी ऐसा होने देगा? फ्रिक्शन हमेशा स्लिपिंग का अपोज करता है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो नीचे वाला ब्लॉक भाग जाता, ऊपर वाला रेस्ट पे रहता, लेकिन फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा, तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? किस पे लगेगा फ्रिक्शन? नीचे वाले पे लगेगा कि ऊपर वाले पे लगेगा? दोनों पे लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक पे लगेगा और इक्वल एंड अपोजिट लगता है हमेशा। अगर ए ने बी पे लगाया तो बी ए पे लगाएगा। तो नीचे वाला ब्लॉक उधर भाग रहा है, स्लिपिंग हो रही है, नीचे वाला ब्लॉक उधर भाग रहा है और ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट पे है। तो फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक को तो रोकेगा और ऊपर वाले ब्लॉक को चलाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है दोनों साथ में रहे। फ्रिक्शन किसी को रोकना है, किसी को चलाना नहीं चाहता। फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है? चलो तो दोनों साथ में चलो, रुको तो दोनों साथ में रुको, साथ में करो जो भी करना है। तो नीचे वाला ब्लॉक जा रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो नीचे वाला ब्लॉक चलता, ऊपर वाला ब्लॉक रुका रहता। तो फ्रिक्शन ने क्या किया? नीचे वाले को तो रोकने की कोशिश करी और ऊपर वाले को चलाने की कोशिश करी। तो नीचे वाले ब्लॉक पे तो फ्रिक्शन पीछे लग गया और ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लग गया। दोनों में से किस पे ज्यादा लगेगा फ्रिक्शन? बराबर लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमेशा फ्रिक्शन का, हमेशा जो भी फोर्स लगता है वो इक्वल एंड अपोजिट। तो एफ और एफ, मतलब ये जो मैंने काम किया ना अभी, इससे हमारे पास फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकल के आ गया।
अभी जो हमने पहला स्टेप किया इससे हमारा फ्रिक्शन क्या निकल के आ गया। तो पहला स्टेप, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होगा देखो, और वहां से फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल लो। वहां से फ्रिक्शन क्या निकाल लो, डायरेक्शन। पहला काम हो गया। अच्छा, फ्रिक्शन चाहता है दोनों साथ में चलें। अब दोनों साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? फ्रिक्शन चाहता है दोनों साथ में चलें। नहीं चलेगा। क्यों, कैसे बोल सकते हो? नहीं देखो, मेरा कहने का मतलब है ये फ्रिक्शन जो लग रहा है, फ्रिक्शन क्या चाहता है? दोनों साथ में चलें। अब अगर साथ में चलाने के लिए मान लो 50 न्यूटन फ्रिक्शन की जरूरत है, मान लो साथ में चलाने के लिए दोनों को 50 न्यूटन फ्रिक्शन की जरूरत है। पता चला हमारे पास 50 है ही नहीं, हमारे पास 30 है हमारे पास। तो इसका मतलब नहीं चला पाएगा साथ में। साथ में मूव कराने के लिए, दोनों को एक साथ चलाने के लिए मान लो 50 न्यूटन फ्रिक्शन की जरूरत है। 50 से कम में दोनों साथ में नहीं चल पाएंगे। तो हमारे पास 30 है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 50 लग सकता है क्या? मैक्सिमम कितना लग सकता है? 30। जरूरत है 50 की, बिना 50 के साथ में चलेंगे नहीं वो। तो साथ में चल पाएंगे फिर? अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे दोनों। अच्छा, मान लो साथ में चलाने के लिए 20 की ही जरूरत है। साथ में चलाने के लिए दोनों को 20 न्यूटन की जरूरत है। तो साथ में चलेंगे नहीं चलेंगे? साथ में चलेंगे। साथ में फ्रिक्शन 30 लगेगा 20 लगेगा? 20, क्योंकि जरूरत उतनी की है। फ्रिक्शन चाहता है दोनों साथ में चलें। अगर साथ में चलाने के लिए 20 की जरूरत है तो फ्रिक्शन 20 लग जाएगा, दोनों को साथ में चलाएगा। लेकिन अगर साथ में चलाने के लिए 50 की जरूरत है तो 50 तो हमारे पास है ही नहीं, मैक्सिमम 30 लग सकता है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग जाएगा, पूरी कोशिश कर लेगा अपनी, लेकिन फिर भी साथ में नहीं चला पाएगा। दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे। तो हम ये पता कैसे करेंगे कि कितना फ्रिक्शन की जरूरत है? ये कैसे पता करेंगे हम? हमें यही तो पता करना है अब कि साथ में चलाने के लिए कितने फ्रिक्शन की जरूरत है। तो देखो, उसका सिंपल से स्टेप्स है। पहला स्टेप तो मैंने तुम्हें क्या बता दिया, फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल लो। अब उसके बाद आ जाओ, ये एज्यूम करो कि ब्लॉक साथ में चलेंगे। ये एज्यूम कर लो, ये मान के चलो कि दोनों ब्लॉक्स साथ में चलेंगे। तो एज्यूम दैट ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विद ए कॉमन एक्सेलरेशन। ये मान लिया हमने, ये हमें पता नहीं है, अभी एज्यूम कर रहे हैं हम। ये बाद में हो सकता है हमारी एजम्पशन गलत भी हो जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे हमारी एजम्पशन गलत हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे हमने सही माना होगा। तो एज्यूम दैट बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विद ए कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी। दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी। अच्छा, तो मैंने इस पूरे को सिस्टम मान लिया, दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं, पूरे को सिस्टम मान लिया और मान लिया ये आगे बढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन ए से। मैंने दोनों को सिस्टम मान के बोला कि आगे बढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन ए से। अब अगर इस पूरे को सिस्टम मान लेता हूं तो बताओ नेट फोर्स कितना? अगर इस पूरे को सिस्टम मान लेता हूं तो बताओ नेट फोर्स कितना? 15 कैसे? 30 कैसे? 60 तो होगा। अरे 30 फ्रिक्शन तो कैंसिल हो गया ना, इक्वल अपोजिट। तो अभी तो मुझे ये भी पता नहीं 30 लग रहा है, अभी थोड़ी पता है कितना लग रहा है। अभी ये पता है बस कि नीचे वाले पे पीछे और ऊपर वाले पे आगे, दोनों पे बराबर। तो अगर इसको सिस्टम मान लिया तो क्या ये फ्रिक्शन तो कैंसिल हो गया, इंटरनल फोर्स बन गया। इस पे नेट फोर्स कौन सा बचा? 60। तो नेट फोर्स बराबर एम ए, नेट फोर्स बराबर एम ए। तो अगर दोनों साथ में चलेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 60 अपॉन टोटल मास 15। अगर दोनों साथ में चलेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 60 अपॉन 15 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर दोनों साथ में चलेंगे तो इनका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सही है? ये अजम्पशन है हमारी। अभी हमने अज्यूम किया कि दोनों साथ में चल रहे हैं, बाद में पता चलेगा कि रियलिटी में हो क्या रहा है।
तो हमने एज्यूम किया साथ में चल रहे हैं और वहां से सॉल्व करके अगर साथ में चलते हैं तो जो एक्सेलरेशन होगा 4 होगा, एक्सेलरेशन 4 होगा। अब क्या करें कि दोनों में से किसी एक का एफवीडी बना के फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। दोनों में से किसी भी एक पार्टिकल का या किसी भी एक ब्लॉक का एफवीडी बना के फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। ऊपर वाले का बनाया मान लो मैंने, तो ऊपर वाले का एफवीडी बनाऊंगा तो कौन सा फोर्स लग रहा है उस पर? बस फ्रिक्शन F, और ये आगे जा रहा है A बराबर 4 अभी निकाला, सही है। दूसरा स्टेप, 5 kg का एफवीडी बनाया, फ्रिक्शन लग रहा है, आगे जा रहा है एक्सेलरेशन 4 से, तो फ्रिक्शन F बराबर ma, F बराबर 20 आ गया। F बराबर मतलब साथ में जब चल रहे हैं तो इतना फ्रिक्शन लग रहा है। कहने का मतलब ये बोल सकता हूं कि साथ में चलाने के लिए 20 न्यूटन फ्रिक्शन की जरूरत है। साथ में चलाने के लिए 20 न्यूटन फ्रिक्शन की जरूरत है। क्या 20 हमारे पास है? हमारे पास तो 30 तक है, 30 तक मैक्सिमम लग सकता है, जबकि जरूरत कितने की है? मतलब 20 लगेगा। दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फ्रिक्शन भी आ गया दोनों पे कितना? 20 न्यूटन। मतलब सवाल यहाँ पे खत्म हो गया, हमारा सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। अगर ये वैल्यू 30 से ज्यादा आती तो सवाल फिर और आगे जाता। अभी अगर ये वैल्यू मतलब 30 से ज्यादा लग नहीं पाता तो सवाल में फिर और कुछ हमें आगे करना पड़ता, लेकिन ये सवाल तो यहीं पे खत्म हो गया। मतलब हमने सेकंड स्टेप में क्या किया? फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स निकाल लिया। अब ये जो फ्रिक्शन आया है, क्या ये फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से कम आई है? कि जो फ्रिक्शन आया है, क्या फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से कम आई है? F रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है सेकंड स्टेप में, कि अगर वो लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग आए तो इसका मतलब हमारा सवाल खत्म हो चुका है। आवर अजम्पशन इज करेक्ट, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ब्लॉक साथ में चलेंगे, एक्सेलरेशन 4 आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा 20 न्यूटन, पूरा नहीं लगेगा, जितनी जरूरत होगी उतना लगेगा। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है ना? अपन ने एक टाइप का क्वेश्चन किया है अभी, अगला जो सवाल होगा वो दूसरे टाइप का होगा। ऊपर होगा तो सर नीचे वाला ही जाएगा, ऊपर वाला पीछे रह जाएगा। नहीं, पीछे रह जाएगा, लेकिन चलेंगे दोनों ना, फ्रिक्शन तो उस पर भी लग रहा है। नहीं सर, अगर आपने बोला कि 20 न्यूटन लगा है, अगर वो 30 से ज्यादा जाएगा तो सिर्फ नीचे वाला ही आगे भागेगा। नहीं, एक मिनट रुको, फ्रिक्शन 20 लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन 20 लग रहा है, तो बेटा इस पे भी 20 लग रहा है, उस पे भी 20 लग रहा है। अब नीचे वाले का नेट फोर्स कितना हो गया? 60 माइनस 20 40, 40 अपॉन 10 4 हुआ एक्सेलरेशन। ऊपर वाले का 20 बटे 5 4 हुआ, साथ में जा रहे हैं दोनों। सर बराबर होंगे तो भी जाएगा साथ में। हाँ, इससे ज्यादा चाहिएगा तब दिक्कत होगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 है, चाहिए मान लो 32 तो लग नहीं सकता। स्टार्ट करना होगा तो सब रहेगा फ्रिक्शन, उसके बाद मतलब बीच में गिरेगा तो शुरुआत में। बेटा शुरुआत से, वो तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे शुरुआत से सब कुछ होगा, है ना? ऐसा नहीं कि थोड़ा चल लेगा फिर आएगा, नहीं, शुरुआत से होगा जो भी होगा। क्लियर है? समझ में आया पहला क्वेश्चन? इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना क्लास के बाद। अगली क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, मतलब जहां पे स्लिपिंग हो रही हो, साथ में नहीं चल पा रहे हैं, वो वाला केस देखेंगे हम। ठीक है? यहां तक के नोट सेंड करना है ना? चलो ठीक है बेटा, है ना? थैंक यू। ऐसा करो बच्चे, लीव नहीं करना कोई भी, ऑनलाइन क्लास वाले जो बच्चे हैं वो लीव नहीं करना, इसी पे वापस स्टार्ट कर लेंगे दूसरी क्लास। ठीक है ना?